नमस्ते बच्चों, मेरे साथी शिक्षकों और अभिभावकों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का विजेता चैनल पर बहुत सारा स्वागत। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो रिवीजन है बहुविकल्पीय प्रश्नों का, या यूं कहें कि एक नंबर के प्रश्न जो आपसे आपके बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो जो सीरीज है वो लगातार हमारी चल रही है। और आज इस सीरीज का लास्ट लेसन जो है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, क्योंकि आपकी जो विज्ञान पाठ्य पुस्तक है उसमें 13 जो अध्याय हैं वो दे रखे हैं और हम पढ़ते पढ़ते इस सीरीज के अंतिम चरण लेसन 13 जिसका नाम है हमारा पर्यावरण पर आ गए हैं। तो बच्चों, ये जो लेसन है इससे संबंधित 5 नंबर के जो अंक हैं वो आपसे आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं कि कौन से वाले जो प्रश्न हैं वो आपसे 1 नंबर के रूप में पूछे जाते हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्न है कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत का उदाहरण है। नवीकरणीय स्रोत मतलब जो लगातार नए बनते रहते हैं। तो वायु है, यानी कि पवन हम कह सकते हैं, जल है, सूरज का प्रकाश है, सौर ऊर्जा है। तो ये कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जो लगातार नए बनते रहते हैं। इन्हें हम कितना भी खर्च कर लें ये खर्च नहीं होते, समाप्त नहीं होते। तो इसमें जो उदाहरण दे रखे हैं उनमें पवन ऊर्जा ऐसा है जो नवीकरणीय स्रोत के रूप में हमारे सामने है। फिर है, किस सन में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी? तो 1980 में वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आने लगी। बायोगैस का मुख्य घटक है, तो बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो होता है मेथेन। वायुमंडल का वह क्षेत्र जिसमें ओजोन परत उपस्थित होती है तो समताप मंडल, और ये पृथ्वी से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित होता है। तो समताप मंडल में ही ओजोन परत उपस्थित होती है। जैव मंडल में से यदि कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाए तो सर्वप्रथम कौन से जीवों पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा? तो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी जाएगी तो जो पौधे हैं वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं करेंगे और जो पौधे हैं वो समाप्त हो जाएंगे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया की अनुपस्थिति में। और पौधों के समाप्त होते ही सबसे पहले जो ऋणात्मक प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा प्राथमिक उपभोक्ताओं पर। फिर जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाले पदार्थ हैं। तो 4 ऑप्शन देखिए कि क्या क्या दे रखे हैं। पीड़कनाशी, डीडीटी, शाकनाशी और उपरोक्त सभी। तो देखिए बच्चों, ये जो तीनों के तीनों ही हैं ये लगातार जब हम इन्हें खाते हैं तो ये लगातार हमारी बॉडी में इनकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो जैव आवर्धन उत्पन्न करने वाले ये सभी पदार्थ होते हैं, इसलिए ऑप्शन में हमारा सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, अपघटकों का कार्य है भोजन निर्माण, वायु शुद्ध करना और पदार्थों का चक्रीकरण करना। तो अपघटक के रूप में बहुत सारे प्रकार के जीवाणु होते हैं और ये पदार्थों का चक्रीकरण यानी कि जो मृत पदार्थ होते हैं उनका अपघटन कर देते हैं। उससे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अकार्बनिक पदार्थों में बदलकर पुनः मिट्टी में उपलब्ध हो जाते हैं और मिट्टी में जब हम फसलों को उगाते हैं तो वो फसलों के द्वारा पुनः अवशोषित कर लिए जाते हैं। इस तरह से पदार्थों का जो चक्रीकरण है वो अपघटकों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, अधिकतम ऊर्जा रिक्त स्थान उत्पादन स्तर पर संचित होती है। तो अधिकतम ऊर्जा जो होती है वो उत्पादन स्तर पर संचित होती है। मतलब 10% का नियम हमने पढ़ा है कि जैसे जैसे कोशी स्तर बढ़ते जाते हैं तो केवल 10% ऊर्जा ही अगले कोशी स्तर को प्राप्त होती है। तो उत्पादक जो होते हैं, सबसे नीचे वाला जो स्तर है उत्पादकों वाला, उन्हीं में ही सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है वो संचित होती है, क्योंकि वो डायरेक्ट सूर्य से आने वाली ऊर्जा से अपने रासायनिक ऊर्जा में उसको परिवर्तित करते हैं और अपना खाद्य बनाते हैं। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे हमारे रसोई का पूरा जो कचरा निकलता है खाना बनाते वक्त, और जो अपघटित नहीं होते लंबे समय तक भी, वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, जो केन आते हैं, फूड पैकेजिंग वाले जो डिब्बे केन आते हैं वो हो गए, तो वो अपघटित नहीं होते हैं और वो जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों के उदाहरण हो जाते हैं। अग्निशमन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग किया जाता है। ओजोन घातक विष है। पारितंत्र के घटक अन्योन्याश्रित होते हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। जैविक घटक अजैविक घटकों पर और अजैविक घटक जो है वो जैविक घटकों पर। खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर को खाद्य स्तर कहा जाता है।
खाद्य श्रृंखला किसे कहेंगे कि भोजन प्राप्ति हेतु निर्भरता में खाने व खाए जाने वाले जीवों की जो श्रृंखला बनती है वो खाद्य श्रृंखला कहलाती है। इसी से निकल के आ जाता है खाद्य जाल, फूड वेब। तो ये जो श्रृंखलाएं होती है वो सीधी न रह करके और बहुत सारी शाखाओं में विभाजित हो जाती है, यानी कि एक जीव जो है वो बहुत सारे जीवों को खा भी सकता है और उस एक जीव जो है वो बहुत सारे जीवों का शिकार भी बन सकता है। तो इस तरह से ये बहुत सारा एक जाल सा बन जाता है जिसे कहते हैं खाद्य जाल या फूड वेब। ओजोन परत के ह्रास को रोकने का जो एक उपाय है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग कम करना। नेक्स्ट है अपमार्जक के रूप में जीवाणु मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन कर उन्हें अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं और वो जो अकार्बनिक पदार्थ हैं वो पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। सभी हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थों की मात्रा एक स्तर से दूसरे स्तर में बढ़ने को जैव आवर्धन बायोमैग्निफिकेशन कहा जाता है। कृत्रिम पारितंत्र के दो उदाहरण हैं खेत और एक्वेरियम। एक्वेरियम का मतलब मछली घर, जो कि कृत्रिम रूप से हम घरों में कांच के जार में बनाते हैं। नेक्स्ट है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें मनुष्य में त्वचा कैंसर उत्पन्न कर देती हैं। त्वचा का कैंसर उत्पन्न कर देती हैं पराबैंगनी किरणें। खाद्य स्तरों को त्रिभुजाकार स्तूप में प्रदर्शित करना पारिस्थितिक स्तूप कहलाता है। दो प्राकृतिक पारितंत्र हैं, वन, समुद्र और भी कई सारे हो सकते हैं, और दो अजैव घटक हैं, मिट्टी और पानी, और भी कई आप लिख सकते हैं जैसा कि हमने विस्तृत अध्याय में आपको पढ़ाया है। तो बच्चों ये वे क्वेश्चन थे जो आपसे बोर्ड एग्जाम्स में 1 अंक वाले प्रश्नों के रूप में किसी भी तरह से इनकी लैंग्वेज चेंज करके भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इन्हें बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िए, रटना नहीं है, समझ कर पढ़ना है। मेरा विश्वास है कि इस सीरीज को करके, विस्तृत वाले लेसन करके, और इसी के साथ मैंने आपके लिए जो अन्य प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादा नंबरों वाले, ये वाले प्रश्न तो 1 नंबर वाले हैं, जो आपसे 2, 3, 4 और 5 नंबर वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं, उन सभी के वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, जो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती भी हूँ उनके लिंक। तो आप इन सब से पढ़िए, और अभी हमारे पास काफी टाइम है, घबराने की और जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। अच्छे से पढ़कर और निरंतर अभ्यास के द्वारा लिख कर भी आप देखिए। सिर्फ वीडियो को देखना ही पर्याप्त नहीं होता बच्चों, उसको, इन प्रश्नों को लिख कर भी हमें देखना होता है। नहीं तो हमें लगता है कई बार कि हमें याद हो गया है, लेकिन जब हम लिखने बैठते हैं तो हमसे लिखा कुछ नहीं जाता। तो इन प्रश्नों का लिखकर अभ्यास कीजिए, तो आप 100% नंबर, ज्यादा अंक नहीं मैं कह रही हूँ, 100% नंबर प्राप्त कर पाएंगे। इसी के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।